वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, जिसमें कि आपके सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक रह गया था, जीएसटी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और हमने आपके जो है 11th क्लास के प्लेलिस्ट में एक और वीडियो ऐड किया है, वो जो आपकी रिलेटेड है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये वाला कंटेंट आपके सिलेबस से रिलेटेड है, इस वजह से ये बीकॉम की क्लासेस से भी रिलेटेड था। तो हमने दोनों में ही ये जो है आपके ये वाला वीडियो रूल्स वाला ऐड कर दिया है। तो आप ये ना समझिएगा कि आपको में बीकॉम का सिलेबस ऐड हो गया है, ये आपके में भी है। आपका जो है बेसिक इसके जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के, उस वीडियो में आपको समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जीएसटी जो आपका टॉपिक था थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर 2 में, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में आपने जो है इसके पहले के सारे जो आपका प्रिंसिपल्स आपने कवर किए, सारे कन्वेंशंस, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस कवर हो गए। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये आपका टॉपिक आ रहा है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका क्या मतलब है? वन कंट्री वन टैक्स। ठीक है, तो इसे जीएसटी को लाया गया हमारे इंडिया में, आप जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 से इसे जो है लॉन्च किया गया जीएसटी को। तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्या है, इसको हम वन कंट्री वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पहले आप इसकी जो है ये डिटेल पढ़ने की, रीडिंग करने की बजाय आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लीजिए, तो आपको जीएसटी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, थोड़ा सा हमने ये चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है यहाँ पे आपको। देखिए ये जीएसटी, ठीक है, ये जो जीएसटी है इसके जो है इसका फुल फॉर्म क्या पढ़ा आपने? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आपका इसमें 3 टाइप्स का होता है, मेनली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसके ये सारे जो है ये है जीएसटी का ही फॉर्म, पर इसको अलग अलग नामों से, इसको 4 नामों से डिनोट किया गया है। पहला है सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आप इतना अभी समझिए, अभी इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। पहले एक कंसेप्ट आप टैक्स का समझिए। देखिए टैक्स, टैक्स क्या होते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट जो है पब्लिक से उनकी इनकम पे, या गवर्नमेंट जो आपको सर्विस दे रही है, जो भी फैसिलिटीज़ दे रही है, उस पे आपको एक डिसाइडेड परसेंट या डिसाइडेड अमाउंट जो है गवर्नमेंट आपसे लेती है एज ए टैक्स। ठीक है, तो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट की रिवेन्यू है। तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ से मिलती है? टैक्स के थ्रू। ठीक है, और ये टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट? पब्लिक के वेलफेयर में यूज़ करती है। गवर्नमेंट ने आपसे ही पैसा लिया और आपके वेलफेयर में यूज़ किया। अब जैसे कि आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, गवर्नमेंट जो है क्या आपके लिए हॉस्पिटल्स डेवलप कराते हैं। ठीक है, आपके जो रोड हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, रेलवे हैं, इनमें जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर
से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और भी तरह तरह की योजनाएं गवर्नमेंट आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो आप टीके लगते हैं वो फ्री लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सारा अपना सिस्टम डेवलप करती है, डॉक्टर से कंसल्ट करती है, उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करती है। तो ये सारा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट जो है अपने रिवेन्यू में से खर्च करती है। और गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्सेस के थ्रू। और ये टैक्स कहाँ से गवर्नमेंट वसूलती है? आपसे ही, पब्लिक से लेके पब्लिक के वेलफेयर में गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो ये जो टैक्सेस हैं आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स आपके दो रूप के हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो आप डायरेक्टली पे करते हो। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो। डायरेक्टली आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कहाँ पे टैक्स पे किया है और कितना पे किया है। तो ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसे टैक्सेस आते हैं जिसका इनिशियल बर्डन और फाइनल बर्डन दोनों ही किस पर होता है? पब्लिक पे होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता होता है कि हम इतना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये तुरंत पे करना होता है, आप अपने हाथ से खुद पे करते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम, मान लीजिए साल की 11 लाख इनकम है आपकी। ठीक है, तो आपको उस पर सरकार ने कहा लाओ बेटा लाओ 3-4 लाख हमें दे दो। ठीक है, किसी की इनकम हो गई 50 लाख, उससे कहा लाओ बेटा लाओ 11 लाख हमें दे दो साल का जो है। तो ये जो है क्यों लेती है गवर्नमेंट आपसे? ये गवर्नमेंट आपसे जो है आपके ही वेलफेयर में लगाने के लिए लेती है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि आपको हर हमेशा देना, मतलब किसी को हर किसी से लेगी। तो इसका एक डिसाइडेड जो है टैक्स रेट डिसाइडेड है, और जो आपकी टैक्सेबल इनकम डिसाइडेड है, और टैक्स फ्री इनकम भी डिसाइडेड है। जब आपकी इनकम टैक्स फ्री लिमिट से अबव होगी तभी आपको टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं कि हर किसी से टैक्स लिया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स की एक जो है डिसाइडेड हर पर्सन के लिए जो है रेट ऑफ आपके टैक्स है डिफरेंट पर्सन से अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू इनकम, ये डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट होंगे और अकॉर्डिंग टू इनकम होंगे। ठीक, तो अभी आपको पहले इतना समझना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। जो टैक्स, ऐसे टैक्स जो हम डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमने पे किया है। ठीक है, ऐसे इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स आता है। ठीक, ये आपको पता है कि आप देखते हैं कि जो है 31 मार्च या मार्च का महीना आपका क्लोजिंग होता है, तो इसमें सारे टैक्स रिटर्न्स भरना और टैक्स फाइल करना, ये सब वर्क होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक, ये तो आपको पता है, तो आपको बहुत ही वो लगेगा, अरे हम अपनी इनकम में से इतने 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दें, या अपनी इनकम में से हम इतने रुपए दे दें, तो ये आपको पता होता है। ठीक है, तो ये आपको बर्डन लगेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है, हम कैसे दे दें। ठीक, बहुत दुख होगा पेमेंट करने में। ठीक, और इनडायरेक्ट कभी कभी क्या होता है, और कभी कभी क्या मोस्टली ऐसा ही होता है, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होते हैं और आप पे भी कर रहे होते हो, और डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पे कर रहे होते हो और वो आपको बर्डन नहीं लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप मूवी देखने गए। ठीक है, मूवी देखने गए, वो 500 रुपये की मूवी का टिकट था, फिर वहाँ आपने 400 रुपये की पॉपकॉर्न, कॉफ़ी वगैरह ये सब यूज़ किया, लिया आपने। ठीक है, तो आप बड़ी खुशी खुशी दे के आए, और बड़ा आए तो बहुत अच्छा, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन आपको ये पता भी नहीं है कि उसमें 300 रुपये आपने टैक्स के पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपको पता भी नहीं होता है आपने टैक्स का पे किया है, और ये कभी कभी डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसका आपका कंक्लूजन का मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपको पता होता है, और इसका इनिशियल बर्डन और फाइनल बर्डन दोनों ही किस पे आता है? पर्सन पे आता है डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अब इन डायरेक्ट टैक्स में क्या आ रहा है? हमारा इनकम टैक्स इंक्लूड है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? सेल्स हो गए। ठीक है, आप जैसे कोई सामान खरीदने गए तो उस पर टैक्स लग गया,
प्रोडक्शन कर रहा है कोई तो प्रोडक्शन पे टैक्स, सर्विस यूज़ की आपने तो सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कि देश के अंदर हमारे कंट्री में कोई सामान बन रहा है और हम कंट्री के अंदर ही खरीद बेच रहे हैं तो वहाँ पे हो गया हमारा प्रोडक्शन पे तो एक्साइज ड्यूटी। इस तरह के और भी बहुत सारे टैक्स हमारे होते हैं। तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनको हमें पता भी नहीं होता है कि हमने कब पे किया और कितना पे किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनिशियल बर्डन यानी कि तुरंत का बर्डन, इनिशियल माने आपको पता होगा, इनिशियल और फाइनल, थोड़ा सा आप देख समझ लीजिएगा, फाइनल लिखा है ये, फाइनल दोनों ही बर्डन किस पे होगा, पर्सन पर या कस्टमर, जो भी आप, जो पर्सन इसको पे कर रहा है। ठीक है, पर्सन पर होता है। ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनिशियल बर्डन तो जो है आपका जो कभी ऐसा होगा कि मैन्युफैक्चरर पर होगा, कहीं पे होगा कि आपके जो होलसेलर्स पे होगा, कहीं पे आपके सर्विस प्रोवाइडर पर होगा, लेकिन फाइनल बर्डन किस पे लास्ट में आएगा, कस्टमर पे ही आएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी क्या होता है, हमारा फाइनल बर्डन होता है कस्टमर पर, इसमें केवल हमारे कस्टमर पर फाइनल बर्डन होगा, लेकिन कस्टमर को पता नहीं होता है कि उसने पे किया है टैक्स और कितना किया है ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो अब जो है गवर्नमेंट के मन में ये आया कि हम इतने सारे टैक्स चला रहे हैं सिस्टम, ठीक है, और अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स के अलग अलग रेट थे, और जो है तो इसको जो है इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे ही टैक्स को ख़त्म कर दिया। ठीक है, जितने अभी तक लगते थे, सेल्स, प्रोडक्शन, सर्विस, एक्साइज ड्यूटी, ये सब हटा दिया गया। अब इसकी जगह पर गवर्नमेंट क्या लेके आई, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि ये सारे अब हट गए हमारे, ये सारे ही टैक्सेस हमारे चले गए। इसकी जगह हमारा क्या आ गया, जीएसटी। ये हमारा टैक्स है जीएसटी। ठीक है, और ये जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हमने अगर कोई गुड्स खरीदी है या कोई सर्विस हमने अवेल की है तो दोनों पे ही कस्टमर को पे करना होता है। इसका इनिशियल बर्डन तो जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है, प्रोड्यूस जो आपका मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है या रिटेलर है, उस पे पड़ता है, लेकिन फाइनल बर्डन कस्टमर पे ही पड़ता है। इसका आपका ये जो है एक बेसिक है इसके। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया आपका इसमें क्या इंक्लूड होता है आपके डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपको टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे तभी आप जीएसटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये क्या है हमारा, एक मिनट थोड़े से नोट्स, ये क्या है हमारा पर्सनल टैक्स है। ठीक है, हमारी ने हमने पर्सनल इनकम गेन की है, पर्सनल है ये हमारा, हम अपनी पर्सनल इनकम पर पे करेंगे। ठीक है, अगर हमारी इनकम जो है टैक्सेबल जो है आपकी जो टैक्स फ्री आपकी लिमिट है इनकम की उससे ऊपर है अगर। ठीक है, दूसरा क्या है इसकी क्वालिटी क्या है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो है हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जितनी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी इसमें इनकम की टैक्स रेट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप जब अभी कभी देखोगे इनकम टैक्स रेट आप गूगल करके देख लेना, जो है जैसे कि आपकी अभी आपकी टैक्स फ्री इनकम है 5 लाख। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा 5 लाख से अगर 10 लाख तक इनकम है आपकी तो 10%, 10 लाख से ऊपर गई तो 20%, और अगर कुछ और लिमिट है कि शायद 10 लाख टू 20 लाख 20% है,
और 20 लाख से ऊपर या 30 लाख से ऊपर है तो 30%। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये डायरेक्ट इनकम है या इनकम टैक्स आप कह सकते हो, ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है ये किस पे, कंजम्पशन बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा जो है, ये तो हमारा पर्सनल बेस इनकम था। अब ये पर्सनल टैक्स था, हमने पर्सनली पेमेंट किया है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा पर्सनल टैक्स नहीं है, ये हम अकॉर्डिंग टू गुड्स, है ना, गुड्स और सर्विस, गुड्स अगर हमने कोई ली है तो गुड्स पे लगेगा, और अगर सर्विस ली है कोई तो सर्विस पे लगेगा। ठीक है, ये हमारा जो है इनकम बेस्ड टैक्स है। ठीक है, अब इसमें हमारी जितनी इनकम होगी डायरेक्ट टैक्स में, ये क्या है हमारा इनकम बेस्ड टैक्स है, इसमें अकॉर्डिंग टू इनकम हमारी टैक्स लगेगा। ठीक है, इनकम बेस्ड टैक्स है। और ये वाला हमारा क्या, कंजप्शन बेस है, इसमें हमने जितनी इनकम गेन की उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना है, और इसमें हमने जितना कंजम्पशन किया। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब जितना हमने गुड्स और सर्विसेज यूज़ की हैं, जितना जिस रेट का हमने गुड्स लिया है उसी के अकॉर्डिंग उसमें इंक्लूडेड होता है। और ये जो आपके टैक्स रेट होते हैं आपके गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होंगे, आपसे अलग से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब ये वाले टैक्स क्या होते हैं, सबसे पहली पॉइंट क्या पड़ा, ये पर्सनल होता है, प्रोग्रेसिव होता है और इनकम बेस होता है। ठीक है, और इसमें एक और खासियत होती है, ये क्या होता है, ये रेट आपके टैक्स रेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जो इसके रेट होते हैं डिफ़र होते हैं। ठीक है, रेट डिफ़र होते हैं, डिफ़र होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है, लेकिन आपके इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स सभी के लिए एक ही रेट से होगा। गुड्स में जो वैल्यू जुड़ी हुई है वो उतनी ही सबके लिए, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आया तो उसके लिए अलग कर दिया और कोई दूसरा चला आया तो हम उसके लिए अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी सारी आपकी मेन क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, अभी आप टैक्स के क्लास नहीं, टैक्स की जब आप आगे आगे की क्लासेस में जाओगे तब आपका एक टैक्स एक अलग से जो है सब्जेक्ट होगा, तब आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ना। अभी हमने केवल एक नॉर्मल आपको आइडिया दिया कि डायरेक्ट क्या है, टैक्स क्या है, पर्सनल टैक्स है। ये कैसा टैक्स है, हमारा जो है गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। ये डायरेक्ट टैक्स कैसा है, हमारा इनकम बेस्ड है। ये इनडायरेक्ट है, हमारा कंजप्शन बेस्ड है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का है और ये रिग्रेसिव नेचर का है। रिग्रेसिव हम का मतलब है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम कम यूज़ करेंगे, गुड्स का कंजप्शन कम करेंगे तो ये हम टैक्स हम कम पे करेंगे। ठीक है, और क्या होता है इसमें हमारा जो है असेसमेंट ईयर और क्या कहते हैं उसे, फाइनेंशियल असेसमेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसमें जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो प्रीवियस और ईयर और असेसमेंट ईयर का टर्म भी पढ़ोगे। ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी बात इसमें नहीं कही जाती है। जब आप गुड्स खरीदोगे तब टैक्स देना है, जब आप सर्विस अवेल करोगे तब टैक्स देना है, चाहे वो आप कभी भी करो। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, असेसमेंट हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है उसकी इनकम कैलकुलेट करके असेसमेंट ईयर में उस टैक्स को पे करना होता है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल कौन करता है, सीबीडीटी। एक आपने संस्था सुना होगा, हर जगह न्यूज़ में भी सुना होगा, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये सीबीडीटी इसका कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी ही जो है इसकी टैक्स की रेट डिसाइड करेगी गवर्नमेंट के से कंसल्ट करके, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे टैक्स फ्री इनकम है, टैक्सेबल है, डिडक्शंस है, सारी ये करेगी। ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारा एक बोर्ड है, CBIT एंड कस्टम्स। ठीक है, एंड सी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, तो हमें जो है अब टैक्स के नाम पे, हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर
दो ही टैक्स है, एक जीएसटी और दूसरा है हमारा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। ये जो जीएसटी है हमारे हर ऑल टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है चार्ज होता है, और जो आपका कस्टम ड्यूटी है जब हम अदर कंट्रीज से जो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे होते हैं, कहीं से सामान इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें दिया जाता है, ये हम तब लगता है ये कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हो गया। अब आपको पता चल गया कि हमारा जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो कि सभी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज की आप कह सकते हो उसकी जो है आप जितना यूज़ करोगे, जितना कंजप्शन करोगे उसके हिसाब से पेमेंट करना होगा, और ये टैक्स रेट पूरी इंडिया में एक होंगे। ये नहीं है कि दिल्ली में अलग हो गया, जो है हम कानपुर चले गए तो अलग हो गया, गोरखपुर चले गए तो अलग है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग रेट नहीं है, ये वन, इसीलिए इसको कहा गया है वन कंट्री वन नेशन। ठीक, ये भी आप पढ़ा था ऊपर आपने, वन कंट्री वन टैक्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये आप कहोगे कि पहले तो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स चल ही रहे थे, फिर उनको बदलने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जीएसटी लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो है गुड्स जो है कहाँ कहाँ से होके आता है, पहले देखिए मैन्युफैक्चरर से। सबसे पहले गुड्स को हम किसने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर ने जब बनाया तो ये हमारा जाता है होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर से गया रिटेलर के पास। ठीक, रिटेलर से कस्टमर के पास। ठीक, तो मान लीजिए पहले वाली जो सिस्टम चल रहा था हमारा, ठीक है, मान लीजिए जो है मैन्युफैक्चरर ने गुड्स जो है आपका बनाया 100 रुपीज़ का। ठीक है, 100 रुपीज़ का बना के जो है क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, और इसमें 10% इसने पे किया है, मान लीजिए टैक्स 10% हम लेके चलते हैं। ठीक है, और इसमें भी 100 रुपीज़ में जो है उसने क्या किया था, कुछ रॉ मटेरियल लेके आया था, और इसमें समझ लीजिए मान लीजिए 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल था, और 50 रुपीज़ उसके मार्जिन, वो अपना मार्जिन भी जोड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन और अदर एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। ठीक है, अब जो है इसने क्या किया, इसमें टैक्स चार्ज किया। ठीक है, 50-50 टोटल हो गए हमारे 100 रुपीज़। ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे क्योंकि इससे अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था। ठीक है, और 10 रुपये इसने इसमें ऐड हो गए। ठीक है, 10 रुपये ऐड हो गए हमारे, किसके हो गए ऐड, टैक्स के। ठीक है, टैक्स के ऐड हो गए, तो अब ये जो है होलसेलर को बेचेगा कितने में, 110 में, 110 में। ठीक है, अब अभी हम मार्जिन की बात हटा दे रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, या मान लीजिए चलिए मार्जिन की भी, तो अब इसने भी, होलसेलर ने अपना 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा। ठीक है, जब होलसेलर ने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा तो ये प्रोडक्ट हो गया 120 का। ठीक है, 120 का। अब इसमें जो है अगर आपको 10% हमारा ये जीएसटी की बात नहीं हो रही अभी, हमारा ये जीएसटी से पहले की, बिफोर जीएसटी की बात हो रही है, तो इसने 10% जोड़ा, यानी 12 रुपीज़ इसने जो है टैक्स पे करा, और यहाँ पे ये अब हमारा जो है प्रोडक्ट हो गया 132 में दिया है इसने, किसको दिया, रिटेलर को। ठीक है, फिर रिटेलर ने 10 रुपीज़ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो प्रोडक्ट हो गया हमारा 142 का। ठीक है, अब इसने 10% हमारा जो है फिर इस पर जो है टैक्स पे किया, तो 14 रुपीज़ हम लमसम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्ट हमारा हो गया कितने का, अब कस्टमर को कितने में मिलेगा, 156 में। ठीक है, ये हमारा बिफोर जीएसटी से पहले की क्या कंडीशन थी, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने टैक्स को ऐड किया यहाँ पे। ठीक है,
टोटल हमारा यहाँ पे होलसेलर के पास जो प्रोडक्ट आया तो 110 का हो गया, 110 का। फिर होलसेलर ने अपना मार्जिन ऐड किया, 120 के प्रोडक्ट हुआ और इस पे इसका उसने टैक्स पे किया। ठीक है, क्योंकि जितनी बार पहले क्या था, जितनी बार गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग आगे बढ़ेगी उतनी बार उस पर टैक्स लग रहा था। ठीक है, 10% फिर लगाया तो 12 रुपीज़ हो गए। ये हमारा 132 का प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे रिटेलर के पास आके। फिर रिटेलर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा 10 रुपीज़। अब जो है 142 का प्रोडक्ट हो गया। अब फिर इसने भी 14 रुपीज़ 10% टैक्स पे किया। तो कस्टमर के पास आते आते गुड्स हो गया हमारा 156 का। ठीक है, अब देखिए, अब जीएसटी के बाद की बात करते हैं। ठीक, तो जीएसटी के लिए क्या कहा गया है, पहले थोड़ा सा आप डिटेल और पढ़ लीजिए। डिटेल क्या, जीएसटी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है ये तो बता दिया आपको। कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, जितना यूज़ करेंगे हम उतना ही हमें, जैसे गुड्स जितना खरीदेंगे उतना ही हमें टैक्स पे करना होगा। ऐसा नहीं कि हमसे कोई ज़बरदस्ती घर से ले जाएगा, या हमने जितना सर्विस यूज़ किया, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपने जो कुछ ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट में गए, कुछ ऑर्डर किया आपने, जो भी मंगाया उसे यूज़ किया आपने, तो वहाँ की आप सर्विस ले रहे हो तो उसमें वो अपना सर्विस टैक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह की आप जो भी सर्विसेज यूज़, तो जितना आप यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज डिसाइडेड है, उसी परसेंट से उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज है। ठीक है, यही लाइन हमें आपको बताना था, मल्टी स्टेज टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट हैज़ सबज्यूम्ड ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट ए फ्यू स्टेट टैक्स। ठीक है, मल्टी स्टेज टैक्स एज इट इज़ द जीएसटी इज इम्पोज्ड एट every step in the production process, but it mean to be refunded to all parties in the various stages of production other than the final consumer and as a destination based tax. ठीक है, it is collected from point of consumption and not point of origin like previous taxes. ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे पहले की के अकॉर्डिंग हमारा हर जो है हर पॉइंट पे हमारा टैक्स जो है कलेक्ट हो रहा था, मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा था। तो ये जो सिस्टम हमने जो है अभी पढ़ा था, ये टैक्स पे टैक्स लगना, इसको हम क्या कहते हैं, कास्केडिंग। ठीक है, इसी से बचने के लिए इस जीएसटी को जो है डेवलप किया गया। अब देखिए जीएसटी की कंडीशन में क्या होगा। अब जैसे हमारा मैन्युफैक्चरर था, इसने जो है 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था। ठीक है, जिसमें से कि उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा था और 50 रुपये उसने क्या किया था, अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जोड़ा था। ठीक है, और हमारा जीएसटी यहाँ पे रेट मान लीजिए, एज्यूम कर रहे हैं हम अभी, ये 10% की रेट से चल रहा है। ठीक है, तो जब हमारा जो है ये मैन्युफैक्चरर लेके आएगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जब लेके आएगा तो रॉ मटेरियल पर वो 10% का जो है क्या है, पे करके आएगा। ठीक है, टैक्स उसने पे कर दिया है। तो जो ये 5 रुपये पे किया है इसने, तो इसने ये 5 रुपये इसमें और ऐड कर लेगा। ठीक है, 10% ये पे कर चुका है। ठीक है, किस पे किया है, 50 पे, जितने का प्रोडक्ट उसने खरीदा था उस पर किया गया, ये 100 पे नहीं करेगा। ठीक है, 50 तो इसने अपने वैल्यू ऐड की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट हो गया 105 का। ठीक है, समझ में आया। देखिए 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है, 50 रुपीज़ उसने अपना मार्जिन ऐड कर लिया। ठीक है, तो 100 का प्रोडक्ट हो गया और उसमें इसने 5 रुपये पहले जो है टैक्स पे किया था, ये जुड़ गया, तो 105 का हो गया। अब हमारा होलसेलर को ये कितने का मिला, 105 का। ठीक है, 105 का। अब होलसेलर ने इस पे अपना 10 रुपीज़ मार्जिन ऐड किया। ठीक है, तो मार्जिन ऐड किया सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रोडक्ट कितने का हो गया है, ये 115 का। ठीक है, तो प्रोडक्ट 115 का हो गया। अब हमारा इस पे 10% का अगर हम निकालेंगे तो हमारा 11 रुपीज़ निकलेगा। ठीक है, जिसमें से कि
और अब इसने कितना ऐड किया है इसमें वैल्यू में 10 रुपीज़, तो हमें इसका 10 रुपीज़ का 10% कितना हो गया 1 रुपीज़, ये 1 रुपीज़ पे करेगा टैक्स के। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हुई रिटेलर तक पहुंचते हुए 116। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपने पढ़ा होगा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और हमारा क्या है वैल्यू एडेड टैक्स है। तो हमारा पूरे पे हमें बार बार नहीं लगाना है, क्योंकि 100 पे तो हमने पहले से ही हमारा टैक्स पे है। ठीक है, 5 रुपीज़ पहले से पे है हमारा। ठीक है, अब जो हमने वैल्यू ऐड की है, तो वैल्यू जो हमने ऐड की है वैल्यू, उस वैल्यू का अब हमें ऐड करना है। जितनी वैल्यू हम इसमें ऐड होती जाएगी उसी वैल्यू पर टैक्स हमारा, एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड होगी उस वैल्यू पे हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 116 का प्रोडक्ट हो गया रिटेलर को, इसने अपने 10 रुपीज़ का मार्जिन ऐड किया। ठीक है, मार्जिन ऐड किया तो हमारा प्रोडक्ट हो गया 126 का। ठीक है, फिर इसने भी 10 रुपीज़ ऐड किए तो इसका 10% 1 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारा जो है जब ये गुड्स पहुंचेगा कस्टमर तक तो कितने का हो गया 127 का। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल समझाया। ठीक है, तो ये हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही ये एक सिस्टम है। तो इस कास्केडिंग के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इस जीएसटी को डेवलप किया गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरर क्या लेके आया 50 रुपये का, क्या लेके आया रॉ मटेरियल। ठीक है, और इसमें इसने अपनी प्रोसेसिंग की और अपना मार्जिन वगैरह जोड़ के 100 रुपीज़ का गुड लॉन्च कर दिया मार्केट में। ठीक है, अब ये जो गुड्स लॉन्च किया तो 50 रुपये का इसने 5 रुपये 10% टैक्स पे करके आया था। ठीक है, तो जब टैक्स पे करके आया था तो 5 रुपीज़ ये भी ऐड करेगा ये अपना, तो 105 इसने अपना टैक्स पे किया है 105 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। ठीक, अब जब हमारा ये प्रोडक्ट इन्हें मिला मैन्युफैक्चरर को 105 में। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर को जब 105 में हमारा ये गुड मिलेगा, ठीक है, तो अब इन्होंने 10 रुपीज़ अपने मार्जिन के ऐड कर लिए तो प्रोडक्ट हो गया 115 का। ठीक है, और हमारा जो ये जो 10 रुपीज़ ऐड हुआ है, इस ऐड हुई वैल्यू पे हमें 1 रुपीज़ का क्या देना है 10% का जीएसटी देना है। ठीक, 1 रुपये ऐड हो गया, प्रोडक्ट हो गया 116 का। ठीक है, अब 10 रुपीज़ फिर इन्होंने भी ऐड किया रिटेलर ने, तो फिर रिटेलर के लिए ये वैल्यू हो गई ये 126 की, और इसका जो 10 रुपये इन्होंने ऐड किया है उस पर 1 रुपये हमारा फिर 10% की रेट से ऐड करके प्रोडक्ट हमारा हो गया 127 का। तो आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस जो है आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से आपको जो है आप कमेंट में पूछिएगा, मैं इसे फिर से समझा दूंगी। ठीक है, बस इसका सिस्टम आपको ये देखना है, जितनी बार एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होगा उस पर ही हमें दोबारा टैक्स लगेगा। देखिए, और अभी तक क्या हो रहा था, ये जो हमने टैक्स ऐड किया, ठीक है, तो फिर टोटल वैल्यू पे हम दोबारा टैक्स दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ टैक्स की जो है हमारा टैक्स पे कर रहे थे हम, और पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है टैक्स पे टैक्स हमें पे नहीं करना है, हम जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उस पे ही हमें टैक्स पे करना है। तो इस तरह से हमारे गुड्स की प्राइस जो है कम हो गया। अब इसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया आपको क्या है गुड्स क्या है, जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस मतलब जहाँ पहुँचेगा वो वहाँ पे जितनी वैल्यू ऐड होगी उस पर टैक्स हमारा ऐड होता चला जाएगा। और जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने पहले ही पे कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर किससे क्रेडिट लेगा, जो किससे क्रेडिट ले लिया उसने, ऐड कर लिया होलसेलर से। ठीक है, तो होलसेलर ने भी अपना पे कर दिया है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा था, ठीक है, एक्स्ट्रा जो था वो फिर वो पे कर देगा, 1 रुपीज़ का पे कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर हम टोटल पे
टोटल अगर हम इसकी टोटल वैल्यू हमारी कितनी 115, अगर हम इसका 10% निकालें तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आई 11 रुपीज़। ठीक है, 11 रुपीज़ हम लमसम लेके चल रहे हैं। तो 11 रुपीज़ टोटल हमारा क्या है, टैक्स है। ठीक है, तो जब टोटल टैक्स है जिसमें से कि हमने 5 रुपीज़ पे कर दिया है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारा जो है होलसेलर पे करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो जब हमारे रिटेलर के पास पहुंचा तो रिटेलर ने जो वैल्यू ऐड की उस पे जो है टैक्स वो देगा। ठीक है, ये है डेस्टिनेशन बेस हमारा टैक्स है ये। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसके अलग अलग रेट फिक्स किए गए हैं तो इसके 4 रेट स्लैब्स टैक्स के जो है फिक्स किए गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, 0% में जो जो हमारी नीड है वैसी नीड है जो हमारी कह सकते हैं सोशल नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी जो है आटा हो गया, जो हमारी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, जो डेली यूज़ की जो है चीज़ें हैं उस पर 0% है। ठीक है, 5% की रेट में हमारे कुछ थोड़ी जो है ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें जैसे शूज़ वगैरह आ गए। ठीक है, शूज़ हो गए, लग्जरीज हो गई, ये थोड़ी से कम मतलब जो है लोगों के यूज़फुल चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी यूज़फुल हैं। तो ऐसी चीज़ों को 12% में मोबाइल्स वगैरह ब्रांड इस तरह की चीज़ें इंक्लूड हो गई। फिर 18% में हमारी जो आप कह सकते हो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, जो है और जैसे कि ब्रांडेड चीज़ें आप मंगाते हो वो सब चीज़ें ब्रांड वगैरह जो ठीक है, और 28% में जो लग्जरीज चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रांडेड हो गई, और जैसे अल्कोहल में भी जो है कुछ चीज़ें इंक्लूड है, पेट्रोलियम है, इस तरह की चीज़ों को जो है 28% की रेट में रखा गया है। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट अंडर GST एंड इंस्टीड आर टैक्स सेपरेटली बाय द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इसमें भी आपकी जो है नेफ्था और केरोसिन ऐसी जो है पेट्रोलियम है जिसे कि GST में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अभी आपको हमने आगे बताया था कि GST के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, इनको नाम से बनाया गया, CGST, SGST, IGST। CGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, SGST स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, और IGST जब आप, अब इसको बताती हूँ मैं। आप जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट, आप कानपुर में रह रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं। ठीक है, और जो है आपने सामान मंगाया मेरठ से। ठीक है, मेरठ से कोई, तो ये दोनों ही आपके एक ही स्टेट में आ रहे हैं। ठीक, कोई सामान मंगाया, दोनों ही जो है आपके एक ही स्टेट, मतलब कहने का मतलब एक ही स्टेट के अंदर आपने अगर इंट्रा स्टेट कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है या मंगाया है या कोई बिजनेस किया है, सेलिंग परचेज की है, तो यह आपके जो है CGST लगेगा और SGST लगेगा। ठीक है, जैसे अगर टोटल टैक्स रेट 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। टोटल आपको 18% ही देना है। अगर कोई प्रोडक्ट है जिस रेट का अकॉर्डिंग होगा उस रेट के अकॉर्डिंग आपसे ये टोटल ही लगेगा। ठीक है, हाफ कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, IGST कब लगता है, जब जैसे आप यूपी के में रह रहे हैं और आपने प्रोडक्ट कहाँ से मंगाया, महाराष्ट्र से मंगाया। ठीक है, तो आपको IGST पे करना होगा। यूपी की गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है, क्या मतलब यूपी ये वाला जो टैक्स है वो जहाँ जिस स्टेट से आपने मंगाया है प्रोडक्ट वहाँ पे करना होगा। ठीक है, अब अगर आपने यूनियन टेरिटरी से मंगाया है तो उसे हम UTGST बोलते हैं, वहाँ पे हमें उस यूनियन टेरिटरी को, बस फ़र्क इसमें इतना ही है। ठीक है, अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। GST इज़ ए कॉमन लॉ
एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पूरी कंट्री में इसका प्रोसीजर एक सिंगल जो है हमने लॉ के तहत होता है, जो कि जो है और पूरे वन कंट्री वन टैक्स के इसके प्रोसीजर पे ये काम करता है। और इसके लिए हमने कौन सा आपकी बॉडी बताई थी, रेगुलेटरी बॉडी, CBIT एंड सी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसको इसीलिए कहा जाता है कि जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और वहाँ पे जितनी वैल्यू ऐड होगी उसी वैल्यू पे हमें टैक्स पे करना है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक, GST इज कम्प्रीहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस। ये हमारा कम्प्रीहेंसिव टैक्स है ये, और ये हमारी गुड्स पे और सर्विस की दोनों पे ही जो है पे होता है। ठीक, मिनिमम नंबर्स ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। ठीक है, जो आपका मिनिमम नंबर रेट में आपके 2 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 1, जैसे 5 है, 18 है, 28 है, 90 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये है 3 डिजिट्स में नहीं आएगा। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स। अब इसको देने के बाद आपको ना ही कोई सेस देना होगा, ना कोई दोबारा रीसेल टैक्स देना होगा, ना एडिशनल टैक्स पे करना होगा, ना कोई टर्नओवर टैक्स पे करना होगा। ठीक, देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स ऑन सर्विस। अब यहाँ पे आप जो बार बार आप टैक्स पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, कास्केडिंग सिस्टम जो हो रहा था हमारा, वो पे नहीं करना होगा। और एक फ़ायदा और होगा, इससे क्या होगा, कोई भी गुड्स आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में चले जाओ, उसके वही रेट मिलेंगे आपको। पहले आप दिल्ली में जाते थे, थोड़ा सस्ता था, कार लेना था, हम दिल्ली गए तो वहाँ थोड़ा कम रेट में मिल गया। महाराष्ट्र चले गए तो थोड़ा रेट उसमें और जुड़ गए। ठीक है, और कहीं और दूर चले गए तो इस तरह से क्या होता था, उसमें जो है टैक्स पे टैक्स जुड़ते हुए, एक जगह से जब दूसरी जगह प्रोडक्ट जाता था, टैक्स पे टैक्स जुड़ते हुए उसके रेट बढ़ जाते थे। पर अब GST के तहत जो है आपको कोई गुड्स आप कहीं भी लो, किसी भी ऑल इंडिया से लो, एक ही रेट पे आपको मिलेगा। ठीक है, इंडिया हैज़ अडॉप्ट ए ड्यूअल GST मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। ठीक है, हमारे कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है, एक तो हमारी जो है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट है, मान लीजिए यूपी, तो यूपी पे हमारे जो है सेंट्रल के गवर्नमेंट के लॉ भी इम्प्लाई होंगे, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों को भी मानना होगा, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को भी मानना होगा। यानी एक हर स्टेट पे हमारा डबल जो है कंट्रोल है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फेडरल। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इसी के कारण ये GST को जो है का स्ट्रक्चर भी फेडरल है, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो अगर एक स्टेट के अंदर से मंगा रहे हैं तो CGST और SGST दोनों में देना पड़ेगा, और अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो हमें IGST भी पे करना होगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेज बता चुके हैं। सबसे पहला क्या है, कास्केडिंग से जो है छुटकारा मिल गया। दूसरा, वन कंट्री वन टैक्स हो गया। आप गुड्स को कहीं भी ले, किसी भी जो है आप सिटी में जाके लो, उसका वही रेट आपको मिलेगा। मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टमर्स पर बर्डन कम होगा, क्योंकि इस पे जो टैक्स पे टैक्स जुड़ते हुए गुड्स की क्या हो जाती थी, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। ठीक है, GST ने रिमूव कर दिया कास्केडिंग, ये बता चुके हैं। ठीक है, GST विल रिजल्ट इन इनहांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड सर्विस एंड consequently द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस विल इंक्रीज। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिलने लगेंगे तो जो है क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, उसका जो एक्सपेंस कम हो गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और गुड्स और सर्विस की डिमांड भी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इससे देखिए बता रहा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर हमारे गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा उनकी डिमांड होगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, हमारी औकात बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि क्या होती, किसी भी देश की क्षमता या औकात किससे, उसकी जो है मनी से नापा जाता है, जितना ज़्यादा उसके पास जो है रिजर्व्स होंगे। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है,
GST would help to external competitive edge in international market for goods and service प्रोड्यूस इन कंट्री लीडिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। इससे हमारे GST से जो है इम्पोर्ट को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि गुड्स हमारे पहले से सस्ते रेटों पे मिलेंगे, तो जो है जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी, उनको भी हम आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें क्या मिलने वाला है, फ़ायदा। अब इसमें जो है बहुत सारे टैक्स कंप्राइज कर दिए गए थे, मिला दिए गए थे, ये सारे इनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, जो हमारे सेंट्रल लेवल पे टैक्स था हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये सारे सर्विस टैक्स, इन सारी चीज़ों को अब हटा दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारा गुड्स के प्रोडक्शन पे लगता था, फिर एडिशनल एक्स्ट्रा हमने कहीं भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता था ड्यूटी, सर्विस टैक्स भी देना पड़ता था स्पेशल, तो अलग अलग बहुत सारे हमें टैक्स पे करने पड़े, हर चीज़ के लिए अलग अलग टैक्स था। ठीक है, अगर हमारे परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग था। ठीक है, ये हमारे स्टेट लेवल पे भी अलग अलग टैक्स थे। तो अब इन सभी चीज़ों को हटा के किस में इंक्लूड कर दिया गया है, GST में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो है अब ये सिस्टम आपको, मुझे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि GST क्या है। अब जब हम जर्नल का चैप्टर पढ़ेंगे, आप जर्नल एंट्रीज करना सीखोगे, तो उसमें आपको GST का भी जो है कुछ एंट्रीज और इसका जो है आप कह सकते हो क्रेडिट्स वगैरह सिखाए जाएंगे कैसे। अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि GST से आप क्या है, ये कौन जो हमारा GST ये है क्या। ठीक है, आपने सुन रखा था GST कौन सी बला का नाम है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे हमको भी मिलेंगे, कस्टमर्स को भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे, और जो है आप कह सकते हो कि जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पर आपके प्रोडक्ट में भी इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अब ये वाला जो GST का टर्म आपको नहीं समझ में अगर आया हो तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। ठीक है, ये पहले वाला सिस्टम था, इसमें क्या था, 100 रुपये था। अगर हम जितनी बार इसे बेच रहे थे, जितनी बार ये सेलिंग पॉइंट पे जा रहा था, उतनी बार उसके टोटल अमाउंट पे, हमारा जो टोटल अमाउंट पे टैक्स लग रहा था, है ना। 100 या 10 जुड़ गए तो 110, और फिर मार्जिन जुड़ी तो 120 पे पूरा हमारा फिर से जुड़ गया 12। तो जो है टैक्स हमारा इस तरह से बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा था। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे हमने क्या क्या है, जो हमारा केवल वैल्यू, हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होगी उस पे ही हमें केवल टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल और आपको दे के बता देती हैं एक बार, तो आपको जो भी कन्फ्यूज़न बचे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हमने बताया था मैन्युफैक्चरर ने जो है 100 रुपीज़ का जो है क्या था, गुड्स था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या है, मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है। ठीक, 10% का टैक्स पे किया है, तो 10% का टैक्स पे किया है तो 10 रुपीज़। ठीक, तो गुड्स यहाँ पे कितनी की हो गई, जो है आपकी, ये जो है जब आपके मैन्युफैक्चरर के पास, इसके होलसेलर के पास जाएगी तो 110 का हो गया। ठीक, अभी हम मार्जिन मान लीजिए हटा दे रहे हैं, हम केवल आपकी लेके चल रहे हैं केवल गुड्स की वैल्यू। ठीक, सीधे वैल्यू। अब जब आप ये पे करने जाएंगे, ठीक है, तो जब ये भी 10% इस पे देंगे, तो 10% देंगे, तो यहाँ पे जो है कितना देंगे, 10% पे करेंगे तो इनके लिए क्या हो जाएगा, 11 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक, तो अब ये कहेंगे कि जो है 11 रुपीज़, तो हम 10 रुपीज़ तो पहले ही पे कर आए हैं, तो यहाँ पे टैक्स की अमाउंट कितनी हो गई, 10 रुपीज़। ठीक है, अब ये 11 रुपीज़, ये जो 11 इनको टोटल टैक्स देना है, लेकिन 11 में से 10 इन्होंने मैन्युफैक्चर को पे कर दिया है पहले ही इस अमाउंट में, तो इनका जो है क्या हो गया, टैक्स अमाउंट 1 रुपीज़ का हो गया। ठीक, अब ये जब गुड्स आपकी जो है ऊपर जाएगी, फिर आपकी ये रिटेलर के पास जाएगी। ठीक है, तो जो ये रिटेलर के पास जाएगी तो ये गुड्स कितने का आपका ये हो जाएगा, 120
1 का हो गया। ठीक, अब जब रिटेलर भी से भी इस पर 10% जो है देंगे तो यह 12 रुपीज़ का देंगे। ठीक है, टोटल टैक्स 12 रुपीज़ है। तो अब ये कहेंगे कि हमने जो है 11 रुपीज़ तो पहले ही पे कर दिए हैं जब इसको हमने परचेज़ किया था गुड्स के साथ। ठीक है, तो अब इनको 11 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा और ये इनका टैक्स अमाउंट होगा 1 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा टोटल टैक्स हो जाएगा ये हमारी टोटल टैक्स की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, और जब ये हमारा गुड्स जाएगा कस्टमर के पास तो ये हमारा हो जाएगा 133 का। ठीक है, अब जो ये अब हमारा जो है इसमें जो है क्या कह सकते हैं, अब इसमें हमारा टोटल जो क्या कहते हैं टोटल टैक्स हमारा कितना है 12 रुपीज़ का। ठीक है, देखिए 12 रुपीज़ 10, 11 और 12। ठीक, तो ये जो मैन्युफैक्चरर ये जो पे करेंगे जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेके आए हैं उन्हें वो कहाँ गवर्नमेंट के जो है अकाउंट में सबमिट कर देंगे। ठीक, अब इन्होंने पे कर दिया है मैन्युफैक्चरर को, इनको 10 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा और 1 रुपीज़ ये किसे पे कर देंगे, गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आए तो इन्होंने यहाँ पे भी 11 रुपीज़ पे कर दिया था। ठीक है, और जो कि इनको टोटल टैक्स बर्डन इन पे कितना आया 12 रुपीज़ का, जिसमें से 11 रुपये आप वो पहले ही पे कर चुके हैं। तो क्रेडिट बचा हुआ टैक्स कितना है 1 रुपीज़ का। तो ये आपने देखा कितना फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर ये पहले अगर हम यही सिस्टम जो अपना रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, 100 रुपीज़ का अगर गुड्स है, ठीक है, 10 रुपीज़ इन्होंने टैक्स पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स हो गया जाके 110 का। ठीक है, तो 110 का हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फिर 10% का पे किया तो इनको पे करना था 11 रुपये। ठीक है, गुड्स हमारा कितने का हो गया 121 का। यहाँ पे इन्होंने 12 रुपीज़ पे किया। ठीक है, $110 का। ठीक है, ये गुड्स हमने 110 का इनको बेचा। अब इस पे इन्होंने 10% का पे किया तो 11 रुपीज़, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट हो गई 121। ठीक, अब 121 का तो जो है यहाँ पे आपकी टैक्स अमाउंट ये टोटल तीनों हो रहे थे, जोड़ के आप देखो कितना हो रहा था। ठीक है, 10, 11 और 12। ठीक, तो 10, 20, 30 और 33, यहाँ पे ये जो है 33 रुपीज़ कहाँ जा रहा था, टैक्स जा रहा था। और यहाँ पे कितना जा रहा है 12 रुपीज़ जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको क्लियर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई कंसेप्ट ऐसा लग रहा हो जो ना समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप दोबारा क्वेरी करिएगा। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेरी हो तो हम आपको उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और स्टूडेंट्स, कोई भी इसमें अगर आपको लग रहा हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आपको लग रहा है इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें आपके कमेंट से इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, अब ये जीएसटी का सिर्फ आपको एक हमने जनरल एक आपको दिया, एक नॉलेज दिया। ठीक है, अब आपको इसकी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज और कैसे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे ये हम आगे आने वाले जो हैं आपके जो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें हम सीखेंगे।